साथियों, आप सबका शिक्षा दृष्टि चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण बाल विकास से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। हम सीटेट, यूपी टेट या शिक्षा से संबंधित जो भी परीक्षाएं संचालित होती है उससे संबंधित वीडियो लेकर प्रस्तुत होते रहते हैं। आज जो हम प्रश्नोत्तरी लेकर प्रस्तुत हुए हैं उसमें कुल 30 प्रश्नों की श्रृंखला है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास से संबंधित जो लिए गए हैं, हमने जो पिछले वीडियो आप सबके सामने लेके प्रस्तुत हुए थे जिस पे चर्चा हुई थी उसी से संबंधित ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं। पहला प्रश्न हमारा जो इस सीरीज का है उसमें पहला प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद का जन्म कहाँ हुआ था? साथियों, हमने चर्चा किया था गेस्टाल्टवाद जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पढ़ाते समय संज्ञानात्मक विकास हमने चर्चा किया था। उसमें सूझ का सिद्धांत, कोहलर का सूझ सिद्धांत पढ़ा था जिसमें हमने चर्चा भी किया था। जो ऑप्शन दिया है फ्रांस, जर्मनी, इटली और अमेरिका, उसमें गेस्टाल्टवाद का जो जन्म होता है वह जर्मनी में होता है। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, ये सही होता है। जो प्रश्न बताए जा रहे हैं इसको आप नोट करते चलें और अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलें। हमारा दूसरा प्रश्न है, कोहलर ने अपना प्रयोग किया। पहला ऑप्शन है कुत्ते पर, दूसरा ऑप्शन है कबूतर पर, तीसरा ऑप्शन है चिंपैंजी पर और चौथा ऑप्शन है चूहों पर। आप सब जानते हैं कोहलर ने अपना प्रयोग जो किया था वह सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। सुल्तान, जिसका नाम था सुल्तान, भूलना नहीं है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सुल्तान नाम का चिंपैंजी जो था वो चिंपैंजी का नाम पूछ लेते हैं, प्रश्न घुमा कर पूछ लेते हैं चिंपैंजी क्या था, तो वो बनमानुस था। बनमानुस को हम चिंपैंजी बोलते हैं। जो सूझ के सिद्धांत में प्रयोग किया गया था वो सुल्तान नाम था। तो ये उत्तर सही होगा चिंपैंजी, चिंपैंजी। हमारा तीसरा प्रश्न आता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ये पुस्तक का नाम है। कौन लिखा था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी? प्रश्न है, पहला ऑप्शन है पावलोव, दूसरा है स्किनर, तीसरा ऑप्शन कोहलर और चौथा लेविन। ये चार ऑप्शन है। तो ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक, इसकी रचना कोहलर ने की थी। जो हमारा तीसरा ऑप्शन है कोहलर। कोहलर ने यह पुस्तक 1959 में, 1959, जर्मनी का मनोवैज्ञानिक था, हमने बताया कोहलर जर्मन निवासी था। इसने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। 1959 में इन्होंने गेस्टाल्ट साइकोलॉजी पुस्तक की रचना की। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते चलें। चौथा प्रश्न, सूझ का सिद्धांत किस शिक्षण प्रविधि को मानता है? यह हमारा प्रश्न है, सूझ का सिद्धांत। कोहलर का सूझ सिद्धांत है, हम सब पढ़े हैं। किस शिक्षण प्रविधि को मानता है? अंश से पूर्ण की ओर,
पूर्ण से अंश की ओर, दोनों या कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। ये सूझ का सिद्धांत है। हमारे पास समस्याएं जो पैदा हैं उससे हम उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं। जो संसाधन उपलब्ध है उसी से हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। इसमें सूझ के सिद्धांत में जो शिक्षण प्रविधि प्रयुक्त होती है वह है पूर्ण से अंश की ओर। यह हमारा दूसरा ऑप्शन है, पूर्ण से अंश की ओर। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध है, जैसे सुल्तान चिंपैजी था, उसके पास छड़ी रखी रहती थी, उस छड़ी की सहायता से वो केले तक पहुंचने का प्रयास करता था। जो संसाधन उपलब्ध था उससे वो जो नहीं हो सकता था उसको प्राप्त करना चाहता था, जिसमें उसकी समस्या होती थी उसको प्राप्त करना चाहता था। बक्से की सहायता से वो छत तक पहुंचने का प्रयास किया। तो जो पूर्ण है उससे हम अंश की ओर जाते हैं, जो मूर्त रहता है उससे अमूर्त की तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, थ्री फेज थ्योरी कहा जाता है। थ्री फेज थ्योरी किसको कहा जाता है? छेद सिद्धांत को, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को, क्रिया प्रसूत सिद्धांत को, या पुनर्वलन सिद्धांत को। थ्री फेज थ्योरी, क्षेत्र सिद्धांत आप सब जानते हैं। क्षेत्र सिद्धांत लेविन का सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। क्रिया प्रसूत स्किनर का है। और पुनर्वलन सिद्धांत हल का है। हल का पुनर्वलन सिद्धांत या सबलीकरण सिद्धांत कहा जाता है, रीफोर्समेंट थ्योरी। थ्री फेज थ्योरी ये क्षेत्र सिद्धांत जो कुर्ट लेविन का सिद्धांत है इसी को कहा जाता है थ्री फेज थ्योरी। कभी कभी नाम बदल के पूछता है और लोग भ्रमित होते हैं, ये ध्यान में रखना है। थ्री फेज थ्योरी ये कुर्ट लेविन का है। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न है टोपोलॉजी का प्रयोग किस सिद्धांत में हुआ? टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का सिद्धांत, टोपोलॉजी का प्रयोग क्षेत्र सिद्धांत में, क्रिया प्रसूत सिद्धांत में, या पुनर्वलन सिद्धांत में, या अनुभवजन्य सिद्धांत। तो क्षेत्र सिद्धांत आप सब पढ़े हैं, हमने चर्चा किया था। क्षेत्र सिद्धांत में टोपोलॉजी जिसको गणित से लिया गया था, टोपोलॉजी, और भौतिक विज्ञान से वेक्टर लिया गया तल रूप जिसको हम कहते हैं वो भौतिक विज्ञान से लिया गया था। कुर्ट लेविन ने गणित और भौतिकी के शब्दों को अपने सिद्धांत में प्रयुक्त किया, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्षेत्र के सिद्धांत में प्रयुक्त किया था। तो ये टोपोलॉजी गणित विषय का शब्द है जिसको क्षेत्र सिद्धांत, पहला ऑप्शन सही होगा। क्षेत्र सिद्धांत में टोपोलॉजी का प्रयोग किया गया था, भूलना नहीं है टोपोलॉजी। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है ब्रेन लिपि में कितने अक्षर संकेत होते हैं? अभी हमारा जस्ट पिछला वीडियो ब्रेन लिपि में आया था। ब्रेन लिपि से संबंधित जो भी जानकारी थी हमने उसमें चर्चा किया था। ब्रेन लिपि जो कि फ्रांसीसी विद्वान लुई ब्रेल द्वारा दी गई लिपि है, पठन पाठन की एक विधि है। इसमें हमने बताया था ऑप्शन 256, 64, तीसरा है 265, 264। इसमें दो ऑप्शन 265 और 264 ये तो बिल्कुल गलत है, ध्यान देना है। ऑप्शन आता है पहला 256 और 264। 256 और 64 हमने बताया था कि ब्रेन लिपि में कुल 6 बिंदु होते हैं, 6 बिंदु और 64 अक्षर संकेत विराम चिन्ह। तो ये 64 सही होगा।
और हमने ये भी बताया था कि 256 भी आज प्रयुक्त होता है। जो आधुनिक स्क्रिप्ट तैयार होती है उसमें 6 के बजाय 8 बिंदु आ जाते हैं और जो शब्द हैं वो 256 आ जाते हैं। तो 256 भी दे देगा और 64 भी दे देगा, तो आपको भ्रमित नहीं होना है। ब्रेल लिपि में जो शुरुआती सिद्धांत प्रविधि बताई गई थी ब्रेल द्वारा, उसमें 6 बिंदु और 64 अक्षर निर्धारित थे। उत्तर वही देगा। अगर कहीं आपको आधुनिक ब्रेल की बात आती है इस समय, तो उसमें 256 का ऑप्शन आएगा, लेकिन ऐसा प्रश्न बहुत कम आता है। आपको 64 ही याद करना है, भ्रमित नहीं होना है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया किसके लिए प्रयुक्त शब्द है? डिस्ग्राफिया लेखन दोष, वाचन दोष, पठन दोष या दृष्टि दोष? ये हमारा 8वां प्रश्न है। आप सबको ये पता होगा। डिस्ग्राफिया लेखन दोष से संबंधित शब्द है, जिसमें लेखन शैली, लेखन क्षमता में कमी पाई जाती है, लिखने में त्रुटि आती है, उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। अधिगम क्षमता वाले वीडियो में विस्तृत चर्चा हुई, आप दे सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न स्क्रीन पर आता है। कम बुद्धि लब्धि वाले बालक, कम बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी के दिव्यांग हैं? दिव्यांग जब हम पढ़ा रहे थे उसमें दिव्यांग की 2 श्रेणी बताई गई थी। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। हमने बताया था कि शारीरिक जो दिव्यांग होते हैं उसमें शरीर से संबंधित जो अक्षमता आती है वो शारीरिक दिव्यांग आते हैं, और मानसिक दिव्यांग में बुद्धिलब्धि के आधार पर हम निर्धारण करते हैं। तो ये ऑप्शन आता है शारीरिक मानसिक दोनों अथवा नहीं। तो इसमें मानसिक दिव्यांग ये बुद्धिलब्धि वाले, कम बुद्धिलब्धि वाले, अर्थात बुद्धिलब्धि के आधार पर जो निर्धारण होता है वो मानसिक दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न आता है स्क्रीन पर, वो है 10वां प्रश्न। जो बालक SAW और वाज WAS या न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, ये है में। वाज न्यूक्लियर अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता, उसको कौन सी कमी है? कौन सा उत्तर होगा? इसमें पठन, जो देखकर पढ़ने में दिक्कत होती है, तो पठन विकार के लिए डिस्लेसिया आता है। हमने अक्षमता वाले में विस्तृत चर्चा की है। डिस्लेसिया पठन विकार के लिए प्रयुक्त होने वाला दोष है। और कोई बालक सा का वाज पढ़ता है, न्यूक्लियर का अनक्लियर पढ़ता है, तो ये पठन विकार है, उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। पढ़ने में पठन विकार के लिए जो शब्द है वह है डिस्लेक्सिया, पठन विकार डिस्लेक्सिया। इसके बाद अगला प्रश्न आता है 11वां प्रश्न स्क्रीन पर। शिक्षण में उद्दीपक की प्रमुख भूमिका किस सिद्धांत का बोधक है? उद्दीपक, क्रिया प्रसूत, उद्दीपक अनुक्रिया, क्षेत्र सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत। आप सब जानते हैं क्रिया प्रसूत स्किनर का है, उद्दीपक अनुक्रिया थॉर्नडाइक का है, क्षेत्र लेविन का है, अनुभवजन्य रोजर्स का है। रोजर्स का अनुभवजन्य सिद्धांत है। इसमें उद्दीपक की प्रमुख भूमिका
ये हमारा प्रश्न है। थार्नडाइक का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थार्नडाइक के सिद्धांत का नाम है, जिसको हम प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इसमें उद्दीपक की प्रमुख भूमिका होती है, हमने चर्चा किया था। ये हमारा 11वां प्रश्न हुआ। अब हम 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? बौद्धिक विकास हेतु अंतःदृष्टि सहायक होती है। यह सिद्धांत संबंधित है। बौद्धिक विकास हेतु अंतःदृष्टि किससे संबंधित है? इसी में उत्तर भी निहित है। आप लोग खोजिए क्या उत्तर होगा सही। ऑप्शन दे रहे हैं। पावलोव का सिद्धांत, स्किनर सिद्धांत, कोहलर सिद्धांत, थार्नडाइक सिद्धांत। अब बताइए पावलोव का क्या सिद्धांत था? आप सब पढ़े थे, अनुबंध सिद्धांत था। स्किनर का सिद्धांत क्रिया प्रसूत, कोहलर का अंतर्दृष्टि और थार्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था। इसमें अंतर्दृष्टि सहायक होती है किसमें? कोहलर के सूझ सिद्धांत में। इसी में अंतर्दृष्टि या सूझ या अंतर्दृष्टि सहायक होती है। कोहलर का सिद्धांत जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं, इनके सिद्धांत में ये आता है कि कोई भी सूझ के द्वारा सीखता है। उद्दीपक अनुक्रिया या त्रुटि प्रयत्न से न सीखकर सूझ के द्वारा सीखता है। 12वां क्वेश्चन हो गया। अब हम 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है ब्रेल लिपि। ये देखिए गलत टाइप हुआ है। ब्रेल, इसको ब्रेल पढ़ा जाएगा, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ब्रेल लिपि का प्रयोग नेत्रहीनों के लिए, मानसिक रोगियों के लिए, दोनों के लिए, किसी के लिए नहीं। ये ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के लिए प्रयुक्त लिपि है। हमने वीडियो में पढ़ाया था। ब्रेल लिपि नेत्रहीनों के लिए है, मानसिक रोगियों के लिए ये दूसरा ऑप्शन दिया है। जहां नेत्रहीन लिखा, कभी कभी प्रश्न में पूछता है शारीरिक दोष, शारीरिक दोष दे देगा। क्यों? क्योंकि शारीरिक दोष के अंतर्गत ही नेत्र दोष भी आता है, इसलिए शारीरिक दोष भी रहेगा तो आपको शारीरिक दोष चुनना है। नेत्रहीन है तो सबसे अच्छा है। नेत्रहीनों के लिए ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया था। यह हमारा 13वां प्रश्न हो गया। स्क्रीन पर 14वां प्रश्न। लिखने की अशक्तता, लिखने की अशक्तता किस अक्षमता से संबंधित नहीं है? ध्यान देना है, इसमें नहीं आ रहा है। लिखने की अशक्तता किसमें नहीं है? तो अप्रेक्सिया, डिस्ग्रेफिया, डिस्ग्राफिया, ये तीनों लिखने की अशक्तता के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। ध्यान देना है। डिसलेक्सिया भी है, और हमने बताया था कि डिसलेक्सिया जो विकार है वो किसके लिए होता है? वो पठन के लिए होता है। पठन विकार के लिए डिसलेक्सिया, पठन विकार के लिए डिसलेक्सिया प्रयोग होता है। तो ये हमारा नहीं वाले में डिसलेक्सिया आ जाएगा। ध्यान देना है। डिसलेक्सिया पठन विकार के लिए, बाकी अप्रेक्सिया, डिस्ग्रेफिया, डिस्ग्राफिया जो भी हैं ये सब लिखने के लिए हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर 15वां। रटने की विधि किस उम्र के बच्चों के लिए प्रभावकारी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। रटने की विधि किस
उम्र के लिए होती है। शैशवावस्था में आप जानते हैं कि इसमें नहीं होता है। बाल्यावस्था इसमें होता है। किशोरावस्था में आप समझने की क्षमता विकसित कर लेते हैं और प्रौढ़ावस्था में चिंतन की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये बाल्यावस्था की उम्र क्या होती है? 2 से लेकर 6 वर्ष, कहीं कहीं 7 भी मिलता है। तो 2 से लेकर 6 वर्ष या 7 वर्ष की जो अवस्था है जिसको हम पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष, क्योंकि जो बाल्यावस्था की उम्र होती है वो 11 वर्ष तक जाती है। तो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष और फिर 6 से लेकर 11 तक उत्तर बाल्यावस्था आती है। पूर्व बाल्यावस्था में रटने की क्षमता ज़्यादा होती है, रटने की कला ज़्यादा होती है बालकों में। तो इसमें बाल्यावस्था सही उत्तर है। 15वां प्रश्न आता है स्क्रीन पर। फ्रायड, देखिए फ्रायड आ गए। फ्रायड बहुत महत्वपूर्ण और परीक्षा में निश्चित रूप से एक प्रश्न इनके सिद्धांत से आता है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं बताइए? आप लोग कई बार वीडियो देखे होंगे, पढ़े हैं। फ्रायड व्यक्तित्व के कितने घटक होते हैं? फ्रायड मनोवैज्ञानिक था जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत दिया था। कभी कभी पूछता है फ्रायड के सिद्धांत का नाम मनोविश्लेषण सिद्धांत फ्रायड का। फ्रायड का जो व्यक्तित्व का घटक बताया था वो 3 है। कौन कौन? इदम, अहम, पराअहम। इदम, अहम, पराअहम। तो ये 3 घटक बताए थे फ्रायड महोदय ने। अगला प्रश्न हम बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न क्या है स्क्रीन पर? जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे भी आ गए। जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इटली, जर्मनी। जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये बिना सोचे ज़्यादा समय लगाए स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। एकदम मुख पे रहना चाहिए। स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई हैं? आगे अगला प्रश्न, पियाजे ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं? ये आ गया प्रश्न। पियाजे कितनी अवस्था बताए हैं? कुल 4 अवस्था बताए हैं। जीन पियाजे कुल 4 अवस्था बताए हैं। पहली कौन सी अवस्था है? इस पे चर्चा हुई थी काफी। संवेदी। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक। उसके बाद ठोस संक्रियात्मक या मूर्त, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक, और औपचारिक, लास्ट औपचारिक या अमूर्त। ये ध्यान देना है। 4 अवस्था जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बताई थी। संवेदी 2 से 4, संवेदी 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको 2 से 7 वर्ष। उसके बाद 7 से
11 वर्ष ठोस संक्रियात्मक या मोट, और इसके बाद 13 वर्ष या 11 से लेकर 15 तक हम औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इस 4 अवस्थाएं बताई थी। चिंतन की क्षमता का विकास औपचारिक अवस्था में होता है। संवेदी अवस्था शैशव काल की अवस्था, इन्फेंसी जिसको हम बोलते हैं, ये जीन पियाजे की अवस्थाएं हैं। अगला प्रश्न आता है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। ब्रूनर मनोवैज्ञानिक आ गया। ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्था बताई? संज्ञानात्मक विकास की ब्रूनर ने 3 बताई। पियाजे 4 बताया था और ब्रूनर ने 3 अवस्था बताई। कौन कौन सी? क्रियात्मक अवस्था, पहली क्रियात्मक, दूसरी प्रतिबिंबात्मक, और तीसरी संकेतात्मक। ये 3 अवस्था बताई ब्रूनर ने। पहली अवस्था 0 से 18 माह, 0 से 18 माह, प्रतिबिंबात्मक 2 से 7, और तीसरी अवस्था 7 से लेकर 13 या 14 वर्ष तक होती है। तो ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं हैं, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक, संकेतात्मक। अगले प्रश्न 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रूनर कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? ब्रूनर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? ब्रूनर आप सब पढ़े हैं। ब्रूनर कहाँ का मनोवैज्ञानिक था? ब्रूनर अमेरिका का मनोवैज्ञानिक था। अमेरिका, ये पहला ऑप्शन सही है। इन्होंने 1964-66 में ये अपना सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अमेरिका का निवासी था, याद रखना है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न स्क्रीन पर। कोहलबर्ग, ये देखिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर बताए? कोहलबर्ग ने, बार बार प्रश्न आता है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने स्तर बताए? 3 बताए। 3, दूसरा ऑप्शन सही है। 3 कौन कौन? पूर्व नैतिक विकास। दूसरा क्या है? रूढ़िगत। और तीसरा उत्तर रूढ़िगत। पूर्व नैतिक, रूढ़िगत, उत्तर। पूर्व नैतिक 4 से 10 वर्ष तक, 4 से 10 वर्ष, रूढ़िगत 10 से 13, और उत्तर 13 के बाद। तो ये प्रौढ़ावस्था तक चलती है। 3 अवस्था बताए हैं कोहलबर्ग ने, नैतिक विकास के 3 स्तर, भूलना नहीं है, याद रखना है 3 स्तर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर 22वां प्रश्न आता है। क्या है? समस्या समाधान की क्षमता। समस्या समाधान क्षमता पियाजे की किस अवस्था में पाई जाती है? समस्या समाधान क्षमता ये पियाजे की 4 अवस्था
हमने अभी बताया था, संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। समस्या समाधान की क्षमता, ये अमूर्त संक्रियात्मक, जिसको हम अनौपचारिक औपचारिक क्या कहते हैं, औपचारिक औपचारिक ये अवस्था है जिसमें चिंतन की क्षमता आ जाती है, समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है, तर्क की क्षमता विकसित हो जाती है। तो ये समस्या समाधान क्षमता ये अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक जो 11 से लेकर 15 वर्ष तक चलती है, ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नैतिक तर्क क्षमता दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित होती है। ये नैतिक विकास कोहल वर्ग का अभी चर्चा हुई थी। कोहल वर्ग नैतिक विकास सिद्धांत, इन्होंने बताया कुल 3 अवस्थाएं, प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता स्तर। तो प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, ये जो स्तर है यह कितना होता है, 4 से 10 वर्ष। 4 से 10 वर्ष इसमें हम दूसरों लोगों जो बता देते हैं, जो नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, दूसरे व्यक्ति जो निर्धारित कर देते हैं, हम उसी का पालन करते हैं। तो ये 4 से 10 वर्ष ये प्राक रूढ़िगत नैतिकता स्तर, ये पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न। शर्म और गर्व जैसी भावना विकसित होती है। शर्म और गर्व ये कहाँ विकसित होगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो ये बाल्यावस्था, इस अवस्था में शर्म और गर्व ये भावना विकसित होती है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, शर्म और गर्व ये भावना बाल्यावस्था का विषय है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न स्क्रीन पर, तनाव और क्रोध की अवस्था कही जाती है। तनाव और क्रोध की अवस्था कही जाती है किसमें, आप पढ़े हैं, उत्तर जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तनाव और क्रोध, स्टैनले हॉल की परिभाषा भी आप सब पढ़े हैं। सबसे ज्यादा तनाव किसमें होता है, संघर्ष, तूफान, ये सब किशोरावस्था का विषय है। तनाव और क्रोध, संघर्ष, तूफान, ये सब तनाव जो भी होता है यह किशोरावस्था में सबसे ज्यादा होता है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्क्रीन पर 26वां प्रश्न। संवेदी क्रियात्मक अवस्था की आयु क्या होगी। संवेदी क्रियात्मक अवस्था किसकी है, संवेदी क्रियात्मक अवस्था आप सब जीन पियाजे की 4 अवस्था पढ़े हैं। जीन पियाजे की संवेदी अवस्था ये 0 से 2 वर्ष, ये पहली अवस्था जो होती है ये जीन पियाजे की 0 से 2 वर्ष ये संवेदी क्रियात्मक अवस्था है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न स्क्रीन पर, विकास का संबंध होता है। विकास का संबंध वंशानुक्रम से, वातावरण से, दोनों से या किसी से नहीं। विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। हमने चर्चा किया था विकास का संबंध किससे होता है, वातावरण से। विकास, ये प्रश्न इसमें कुछ गलती भी है, ये परिपक्वता
सही होना चाहिए। परिपक्वता से, विकास का संबंध परिपक्वता से होता है। ये विकास का संबंध परिपक्वता से होता है, यह ऑप्शन गलत है। परिपक्वता से होता है, ध्यान में रखना। विकास, जो जो व्यक्ति परिपक्व होता है वह विकसित होता है। वृद्धि का संबंध मात्रात्मक है, लेकिन विकास गुणात्मक मात्रात्मक दोनों होता है। परिपक्वता से इसका संबंध होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न स्क्रीन पर। टॉय एज कही जाती है। टॉय एज भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा शब्द आता है। टॉय एज खिलौनों की आयु, खिलौने की आयु। शैशवावस्था, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, किशोरावस्था। टॉय एज पूर्व बाल्यावस्था। हमने वीडियो में शैशवावस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास ये चर्चा किया था। पूर्व बाल्यकाल को हम टॉय एज कहते हैं। टॉय एज खिलौनों की आयु, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विकास। विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने कहा है? विकास सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये स्किनर ने कहा है। पावलोव, लेविन, थॉर्नडाइक, इसको हम हटा देते हैं। स्किनर ऑप्शन सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, स्किनर ने कहा है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न। मानसिक आयु 5 वर्ष और वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल एज 4 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये हल करने वाला प्रश्न है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप जल्दी से दे सकते हैं। हमने बताया था बुद्धि लब्धि IQ MA अपान CA। MA इसमें दिया है 5 वर्ष और CA दिया है 4 वर्ष गुणे 100। 100 को पूर्णांक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप इसको काटेंगे। 5 चौक 25 पच्चे 125। ये उत्तर हमारा 125 सही होगा। बुद्धि लब्धि क्या होगी? 125। ये सीरीज का अंतिम प्रश्न था। कुल 30 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कई परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ध्यान देना है, इसका आप रिवीजन कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लें। वीडियो को देखते रहें। शिक्षा दृष्टि चैनल को पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।